अभी तक हम लोगों ने जो रोटर पढ़े थे, अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के हम लोगों ने रोटर पढ़े थे। दो तरीके के हम लोगों ने रोटर पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो स्क्विरल केज रोटर हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो स्क्विरल केज हम लोगों ने रोटर पढ़ा था, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर। अगर मोटर, क्योंकि मोटर में इस्तेमाल होता है तो हम लोग उसको मोटर बोलते हैं, सिंपल एज दैट। स्क्विरल केज में क्या खास बात थी कि ये वो रोटर था जो स्टार्टिंग टॉर्क इसका लो था, क्योंकि इसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लो था। क्योंकि इसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लो था तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी लो था। अब क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो था तो ये बहुत जगहों पे यूज नहीं हो पाता था, तो हम लोग इसे कहां पे यूज करना पसंद करते थे? जहां पर भी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी आए, जहां पर भी हमें रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी चाहिए। क्योंकि देखो बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक, बाद में तो स्लिप रिंग में भी हमें हटाना पड़ता था रेजिस्टेंस, ताकि शुरुआत का जो रोटर लॉस है, कॉपर लॉस है, वो ना हो। शुरुआत में तो हमें भी हटाना पड़ता था ना स्लिप रिंग से, कि ये लॉसेस ना हो। और इसमें हमारा पूरा रेजिस्टेंस ही कम होता है, तो बाद में हटाने जैसा कोई झंझट ही नहीं है। अपना मस्त वो जो रेजिस्टेंस चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हाँ, तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है कम, मैं आपको बताऊं। अब स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, बट रनिंग टॉर्क, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है रनिंग वाली, वो बढ़िया होती है। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो एक्सीलेंट होती हैं। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो होती हैं वो एक्सीलेंट होती हैं। अच्छा, एक्सीलेंट क्यों होती हैं रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? क्योंकि जो इसका रोटर रेजिस्टेंस है वो कम होता है, तो बाद में लॉसेस भी नहीं करवाता। चार स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का नॉर्मली स्क्विरल केज से ज्यादा ही होता है रेजिस्टेंस। भाई नॉर्मल लेवल पे मैं बात करूं, नॉर्मल लेवल पे भी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है स्क्विरल केज से। तो जो इसकी बाद की कैरेक्टरिस्टिक बनती हैं वो इससे लॉसेस वगैरह, क्योंकि ये करवाता रहता है, इसका नॉर्मल लेवल पे ही रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये नॉर्मल लेवल पे भी लॉस ज्यादा ही करवाएगा स्क्विरल केज से। तो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती अगर मैं स्क्विरल केज के कंपैरिजन में बात करूं। आज बहुत अच्छे से एक एक चीज डीप बार रोटर और डबल केज रोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। तो यहां पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसमें लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। तो बाद में जब आगे रनिंग एक रेटेड स्पीड पकड़ लेती है मेरी मोटर, तब भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो उतनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनती, उतनी स्मूथ नहीं बनती, क्योंकि लॉसेस लगातार होते रहते हैं। तो अब क्या करें? इसकी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत अच्छी है, इसकी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत अच्छी है, बट हम क्या करें, इसको यूज नहीं कर पा रहे स्टार्टिंग टॉर्क कम की वजह से। स्टार्टिंग टॉर्क कम होने की वजह से हम इसको यूज नहीं कर पा रहे, ये हमारे साथ में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसकी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, तो क्या करें, हम इसके करते हैं डिजाइन में चेंज। याद रखिएगा, हम इसके डिजाइन में करते हैं बेटा चेंज। और ये डिजाइन में जो चेंज करते हैं वो ही दो तरीके के चेंज जब हम करते हैं रोटर की डिजाइन में, तो दो तरीके के नए रोटर बनते हैं, डीप बार रोटर और आपका स्क्विरल केज रोटर। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे स्क्विरल केज रोटर में। स्क्विरल केज रोटर में अगर हम लोग बात करें तो स्क्विरल केज रोटर में दो तरीके के, स्क्विरल केज रोटर में दो तरीके के रोटर बनते हैं जिसका डिजाइन चेंज करने के बाद बनते हैं। और वो कौन कौन सा है बेटा? डीप बार रोटर और डबल केज रोटर। डीप बार रोटर और डबल केज रोटर, ठीक है। और ये कैसे आता है? डिजाइन चेंज करके आता है। ये दोनों कैसे आते हैं? जो हम स्क्विरल केज रोटर है उसकी डिजाइन में चेंजेस करते हैं, तब ये दोनों रोटर हमारे बनते हैं, ठीक है। बाय चेंजिंग डिजाइन ऑफ
स्क्विरल केज। तो कहानी एक्चुअली यहां से शुरू होती है। पिक्चर क्लियर हो गई कि ये टॉपिक का जन्म ही क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ रहा है। मैं 1 मिनट आया बेटा। आप में से किसी स्टूडेंट का कॉल लगातार आ रहा है, सुनो। इतना पॉइंट क्लियर है ये बता दीजिए, इतना पॉइंट क्लियर है ये बता दीजिए सब लोग। हेलो, वैसे आज की क्लास दूंगा नहीं क्योंकि केवीएस का पेपर है तो बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा टाइम दे दो, आप वाली क्लास ले लो, मैं स्टडी वाली ले रहा हूँ। अच्छा, मैं क्लास ले लूँ बेटा, मैं क्लास। चलिए, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? इतना पॉइंट क्लियर है कि इसका जन्म ही कैसे हुआ, मतलब इसको हम लोगों ने क्यों पिक्चर में लेके आए। ठीक है, इसको हम लोग पिक्चर में क्यों लेके आए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, स्क्विरल केज का डिजाइन कैसा था। स्क्विरल केज का अगर आप लोग डिजाइन देखेंगे तो कैसा था भाई, स्क्विरल केज का डिजाइन कैसा था। स्क्विरल केज का डिजाइन आप देखिए, यहां आप पिक्चर में केवल स्क्विरल केज रहेगा। अब पिक्चर में से ये बिल्कुल हट जाएगा, क्या आपका पिक्चर में से स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर बिल्कुल हट जाएगा। अब क्योंकि स्लिप रिंग, अब केवल स्क्विरल केज पिक्चर में क्यों रहेगा, क्योंकि इसी की डिजाइन को चेंज करके हम लोग डीप बार रोटर बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब यहां पर ये कंडक्टर आप लोग देख रहे होंगे, ये कंडक्टर आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये कंडक्टर ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं सॉलिड कंडक्टर। और देखो ये हल्के से बाहर भी निकले हुए हैं, हल्के से बाहर भी निकले हुए हैं, यहां पर। ठीक है, ये देखिए सॉलिड कंडक्टर इसे हम लोग बोलते हैं, ये सॉलिड कंडक्टर है। अगर मैं आपको इसे और जूम करके दिखा पाऊँ मैं, तो अगर आप देख रहे होंगे कि इसके ये बाहर भी निकल रहे हैं कंडक्टर, ये निकल रहे हैं बाहर यहाँ पे, इसे सॉलिड कंडक्टर बोलते हैं, इसे सॉलिड कंडक्टर बोलते हैं। ये देखिए, ये सॉलिड कंडक्टर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर। अब क्या होता है, ये जो पतली पतली पत्तियां यहां पर लगी हुई हैं, ये सब एंड रिंग से शॉर्ट होती है। हम लोग डिजाइन में जो चेंज करते हैं, वो हम डिजाइन में क्या चेंज करते हैं, तो हम लोग डिजाइन के अंदर क्या करते हैं, ये जो पतली पतली पत्तियां आप देख रहे हैं ना, ये पतली पतली पत्तियां हटा के हम लोग इस तरीके की चौड़ी चौड़ी पत्तियां रख देते हैं। आप देखें, इस तरीके की चौड़ी चौड़ी पत्तियां हम लोग रख देते हैं रोटर के अंदर। मैं आप लोगों के लिए लेके भी आया हूं, वो ध्यान से देखेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां, ये देखो, ये देखो अंदर से, ये अंदर से आ रही हो, ये अंदर से डाली हुई हैं, ये अंदर से डाली हुई हैं, ये अंदर से डाली हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप ये देखो, ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां, ये इतनी इतनी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं। अब ये अंदर से निकली हुई होंगी, ये अंदर से निकली हुई होंगी। ठीक
ठीक है, अब आप लोगों के लिए ये वीडियोस में से स्क्रीनशॉट लेके आया हूं मैं। ये देख रहे हो आप, ये डिजाइनिंग देख रहे हो, ये पहले आप ये समझो कि ये लगती कहां पर है, फिर हम इसके प्रिंसिपल ये कैसे काम करती है ये देखेंगे। ये अंदर से चौड़ी चौड़ी पट्टियां और एंड रिंग से शॉर्ट है, एंड रिंग से शॉर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि एंड रिंग से शॉर्ट नहीं है, ये एंड रिंग से शॉर्ट है। ठीक है, ये एंड रिंग से शॉर्ट है। ये आपको मैं और दिखा दूं, ये आपका बेटा ये देखिए यहां पर ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां, अब ये ऊपर इसके कवरिंग कर दी है, ये ऊपर इसके क्या कर दी है, कवरिंग कर दी हुई है, ये ऊपर इसके कवरिंग कर दी हुई है, ये ऊपर इसे कवर कर दिया गया है। ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां इसके अंदर जा रही होंगी, देखो ये इतनी चौड़ी पत्तियां होंगी, ये देखो आप इतनी चौड़ी पत्तियां होंगी, ये चौड़ी पत्तियां होंगी। देख रहे हैं आप, दिख पा रही है, मतलब आपको दिख पा रही है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां। अगर मैं यहां पर और यहां पर आपको दिखाना चाहूं, ये देखिए एक एक पत्ती को देखना आप, यहां पर ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां हम लोगों ने लगा दी हैं। तो स्क्विरल केज में सॉलिड कंडक्टर था, इसमें पत्तियां हैं आपकी चौड़ी चौड़ी। ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए चौड़ी चौड़ी पत्तियां, ये इतनी चौड़ी चौड़ी पत्तियां ये लगाई हुई हैं ये। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, ये अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से पत्तियां, ये देखिए ये इस तरीके से पत्तियां चौड़ी चौड़ी ये पत्तियां हैं, ये चौड़ी चौड़ी पत्तियों से हम लोगों ने कर रखा है। समझ पा रहे हो ये बात की नहीं? ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? स्क्विरल केज में अगर मैं इस चौड़ी पत्ती को 2 मिनट के लिए समझना, तो मैं कैसे लेके चल सकता हूं, इन चौड़ी पत्तियों को मैं कैसे लेके चल सकता हूं, इस तरीके से लेके चल सकता हूं, इस तरीके से मैं लेके चल सकता हूं इन चौड़ी पत्तियों को। अब मान लीजिए ये मेरा रोटर है और ये मेरा स्टेटर है, ये मान लीजिए ये मेरा स्टेटर है, ये मान लीजिए मेरा स्टेटर है। ठीक है, अब ये जो मेरा रोटर है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से अंदर कंडक्टर से ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां ऐसे अंदर लगाई गई हैं, ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां अंदर ऐसे लगाई गई होंगी, इस तरीके से लगाई गई होंगी, इस तरीके से चौड़ी चौड़ी पत्तियां लगाई गई होंगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये ऐसे चौड़ी चौड़ी पत्तियां यहां पर लगाई गई होंगी कंडक्टर से, ये हल्का सा इस तरीके से कंडक्टर से, और ये ऐसे ऐसे चौड़ी चौड़ी पत्तियां लगाई गई होंगी, ये यूं करके। ठीक है, हालांकि मैंने ये आपको अलग बनाई है, ये पूरी की पूरी सेम ही एक पत्ती होती है, ये सेम पूरी एक पत्ती होती है इस तरीके से, ये पूरी सेम एक पत्ती होती है। ठीक है, एक सेम पूरी पत्ती होती है इस तरीके से, बट ये बनी हुई इस तरीके से हमारी रहती है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा, इस तरीके से हमारी पूरी पत्ती होती है। ऐसे ये रोटर के अंदर डीप बार रोटर, हमने पत्ती को क्या बोला बेटा, हमने पत्ती को क्या बोला, बार। ये हो गया सॉलिड कंडक्टर। अब सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब हम लोग बार इस्तेमाल कर रहे हैं। बार क्या होती है, जैसे आप कहते हो ना बार चॉकलेट्स, वो कैसी होती हैं, बार जैसी। जैसे मैं आपको मान लो, आपको मैं बता दूं, ये हम लोग जो ये खाते हैं ना, फायर कौन सी ये जो होती है,
ये डेयरी मिल्क वगैरह जो चॉकलेट होती है, और आपने स्टार वो खाई होगी, स्टार वाली एक चॉकलेट आती है, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, 5 स्टार, हाँ 5 स्टार, उसे हम बार चॉकलेट कहते हैं। वो बार जैसी लगती है ना दिखने में, उसे हम लोग बार चॉकलेट कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से रोटर में बार्स अंदर लगे हुए होंगे, चौड़े चौड़े बार्स लगे हुए होंगे। अब उस बार को हम लोग 3 हिस्से में पढ़ेंगे, हम मान के चलेंगे हम उस बार को 3 हिस्से में अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे 3 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। उस बार को हम 3 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हमारी डीप बार रोटर बनाई जाती है चौड़ी चौड़ी पत्तियों के द्वारा। इतना पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। इतना पॉइंट बेटा क्लियर है तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बताइए बेटा। हर बच्चा कमेंट करेगा ताकि उसे प्रॉब्लम है कि नहीं है, यहां मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। जो लोग देख रहे हैं वो बड़े आराम से पहले ये बताएंगे कितना पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर पत्ती यूज करी है चौड़ी चौड़ी, ये ऐसे ऐसे अंदर जाके पीछे एंडरिंग से शॉर्ट हो रही होगी, पीछे एंडरिंग से जाके ये शॉर्ट हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एंडरिंग से जाके शॉर्ट हो रही होगी। अब जब ये एंडरिंग से जाके शॉर्ट हो रही होगी, इसका मतलब सेम प्रोसेस इसके अंदर होगी। वही ये जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से लिंक करेगा, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से लिंक करेगा तो ईएमएफ पैदा करेगा, और क्योंकि एंडरिंग से शॉर्ट है तो ये करंट पैदा करेगा, और करंट पैदा करेगा तो क्या करेगा, फिर ये फ्लक्स पैदा करेगा। तो इसका फ्लक्स और आरएमएफ का फ्लक्स, वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो जो ये ईएमएफ है बेसिकली वो लेंज लॉ को फॉलो करेगा और विरोध करेगा उस एनएस का। एंडरिंग दोनों साइड होती है ना, आप देखिए, एंडरिंग देख लो बेटा आप, ये दोनों साइड है, ये भी एंडरिंग से है। बेटा एक बात होता, एक साइड शॉर्ट होगा तो करंट बह जाएगा क्या? डेफिनेटली दोनों साइड शॉर्ट रहे। भाई एक साइड मान लो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, दूसरी साइड मैंने नहीं शॉर्ट सर्किट किया, तो करंट बहेगा क्या? कभी कभी नहीं बहेगा ना। तो कहने का मतलब ये है, शॉर्ट तो दोनों साइड ही रहना पड़ेगा। भाई एक साइड शॉर्ट रख के करंट ही नहीं बहेगा ना, आप खुद सोचो। एंड रिंग से ही शॉर्ट करते हैं और एंड एक ही जगह शॉर्ट रखेंगे, दूसरी जगह शॉर्ट नहीं रखेंगे, तो फिर करंट बहना ही नहीं है अपना, कोई करंट बहने का जैसा कोई कंडीशन पैदा ही नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है। यहां पर आप देखिए कि अगर मैं यहां पर बात करूं, अब मैं इस रोटर के पत्तियों को 3 हिस्से में पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं इस रोटर की पत्तियों को 3 हिस्से में पढ़ रहा हूं, ठीक है। 3 हिस्से में मैं बांट के पढ़ूंगा, इस रोटर की पत्तियों को मैं 3 हिस्से में बांट के पढ़ूंगा, ठीक है। रोटर की पत्तियों को मैं 3 हिस्से में बांट के पढ़ूंगा, ठीक है। मैं मान के चलूंगा रोटर की पत्तियों को मैं 3 हिस्से में बांट के पढ़ूंगा करके, ठीक है। रोटर की पत्तियों को 3 हिस्से में बांट के मैं पढ़ूंगा। मान लीजिए ये हो गया मेरा ए, ठीक है। ये हो गया मेरा ए साइड, ये हो गया मेरा बी साइड, ये हो गया मेरा सी साइड। अच्छा जाहिर सी बात है सी साइड अंदर गहरा घड़ा होगा, ये रोटर के अंदर ज्यादा अंदर तक घड़ा हुआ होगा, ठीक है। और बी साइड मेरा क्या होगा बेटा, बीच में होगा रोटर के, और ए साइड मेरा रोटर के टॉप पर होगा। अगर आप यहां पर देखें तो कुछ बेसिकली स्पेस यहां पर बनती हुई नजर आती है। देखो आप यहां पर देखो, ये थोड़ा सा खुला हुआ नजर आएगा। आप देखिए यहां से यो कंडक्टर जाता है, ठीक है,
आप देखिए कंडक्टर रहेगा और ये यूं थोड़ा सा एरिया इसका खुला सा रहेगा, ये खुला सा एरिया रहेगा, ये एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ एयर रहेगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं आगे लेके जाऊं, बट इसको मैं आगे समझाऊं आपको, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्किन इफेक्ट के बारे में बता देता हूं। उससे पहले मैं स्किन इफेक्ट के बारे में बता देता हूं कि स्किन इफेक्ट क्या होती है, स्किन इफेक्ट होती क्या है, स्किन इफेक्ट क्या होती है, उसके बारे में बता देना चाहूँगा, ठीक है। स्किन इफेक्ट क्या होती है मैं उसके बारे में ज़रूर बता देना चाहूँगा इससे आगे बढ़ने से पहले। अगर मैं स्किन इफेक्ट की बात करूँ, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, और इस कंडक्टर में मैं एसी बहा रहा हूँ। अच्छा, एसी बहा रहा हूँ का मतलब होता है कि मैं कोई ऐसा करंट बहा रहा हूँ जिसकी अपनी कोई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, जिसकी अपनी कोई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो फ्रिक्वेंसी होगी, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं उसी कंडक्टर को लेके मैं उसमें डीसी बहा दे रहा हूँ, तो डीसी की तो कोई फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, बेटा, ठीक है, डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखिए, जब मैं एसी करंट बहाऊंगा तो एसी करंट बहा के मैं यहाँ पे क्या हासिल करूँगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि करंट जो है वो बेटा केवल सतह पे ज़्यादा बह रहा है, मतलब यहाँ सतह पे ज़्यादा बह रहा है, इधर सतह पे ज़्यादा बह रहा है कंडक्टर, ठीक है, इधर सतह पे ज़्यादा बह रहा है कंडक्टर, सतह पे ज़्यादा बह रहा है, ठीक है, कंडक्टर सतह पे ज़्यादा बह रहा है, अंदर करंट ही नहीं बह रहा। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होगा, डीसी में मेरे पूरे कंडक्टर में करंट बहेगा। अब इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट, कि जब मैं कोई एक फ्रीक्वेंसी वाला कंडक्टर, वो फ्रीक्वेंसी वाला करंट किसी कंडक्टर से बहाऊंगा तो वो करंट उस पूरी कंडक्टर के एरिया पे ना बह के कुछ ही पर्टिकुलर एरिया पे बहेगा, और जिस एरिया पे वो बहता है उससे हम लोग इफेक्टिव एरिया कहते हैं, प्रभावी एरिया। समझना मेरी बात, प्रभावी एरिया। अब आप ऐसे समझ लो कि कभी कभी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने आपके एक एरिया में पार्क अलॉट कर दिया, कह दिया कि भाई इस पूरे एरिया में ये वाला एक पार्क हम आपको देते हैं। एरिया का, पार्क का एरिया 1 एकड़ का एरिया है, मान लो 1 एकड़ का एरिया है, पर उस 1 एकड़ के एरिया में किसी नेता ने लगभग मान लो आपका 0.75 एकड़ में तो कब्जा कर रखा है किसी एक नेता ने, समझ लीजिए कोई दमखम वाला नेता है, उसने 1 एकड़ के पार्क में लगभग 75% पार्क में क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो आप क्या कहा करोगे कि अरे 1 एकड़ पार्क तो दे दिया है, पर हमारे लिए तो काम में केवल 25% पार्क ही आता है, ठीक है। या मान लो 50% का उसने क्या कर रखा है बेटा, कब्जा कर रखा है, मान लीजिए 50% का कब्जा कर रखा है, तो आपके लिए जो यूज हो रहा है, मान लो 50% एकड़, मतलब 50 एकड़ पे कहीं ना कहीं पार्क पे कब्जा कर रखा है किसी नेता ने, तो आप क्या कहोगे, अरे यार भले दिया होगा गवर्नमेंट ने, पर हमें तो भैया 50 एकड़ ही मिल रहा है, मतलब हमारे लिए जो इफेक्टिव है, हम जिसको यूज कर पा रहे हैं वो तो केवल 50 एकड़ पार्क ही है। अब फिर चाहे उस गवर्नमेंट ने 1 एकड़ दिया हो, 1000 एकड़ दिया हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आधा तो घेर ही लिया गया है। तो ये जो आपके बेटा क्या है, प्रॉब्लम है, ये जो आप जिस पार्क को यूज कर पा रहे हो, इसे बोलते हैं इफेक्टिव एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर जब एसी में करंट बहता है तो पूरे कंडक्टर के एरिया में ना बह के कुछ ही एक एरिया में बहता है, जिससे होता यह है, प्रॉब्लम क्या होती है, आप कहोगे सर प्रॉब्लम क्या है, आप इतना इफेक्टिव एरिया को लेके क्यों चर्चा कर रहे हैं। इफेक्टिव एरिया मेरा ऑब्वियसली बात है कंडक्टर एरिया से कम है भाई। अगर मान लो इस कंडक्टर का एरिया, एसी कंडक्टर का एरिया होता है, या मान लो 5 मीटर स्क्वायर का एरिया होता, तो इफेक्टिव एरिया तो बहुत कम हो गया ना, जिस जिस पे करंट बह रहा है। तो बेसिकली एरिया कम होने की वजह से, एरिया, फिजिकल एरिया कम नहीं हुआ है, मैं फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, आप ये मत सोचना कि तार का एरिया मैंने 5 मीटर स्क्वायर लिया था तो वो 2 मीटर स्क्वायर रह गया ना, फिजिकल एरिया कम नहीं हुआ, एरिया फिजिकल सेम रहा है। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, एरिया कम होने की वजह से
क्या हो गया है बेटा, आपका एरिया कम होने की वजह से रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, या कह लो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है। कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। अभी रोटर की बात नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्या लगेगा, वो बढ़ गया है। अच्छा, एसी के संग में ऐसा नहीं है। एसी के संग जो हमारा फिजिकल एरिया है, मतलब मान लो 5 मीटर स्क्वायर है, वो इफेक्टिव एरिया रहेगा, क्योंकि पूरे 5 मीटर स्क्वायर पर करंट बहेगा, तो यहां एरिया सेम रहेगा, और एरिया जो भी रहेगा वो इफेक्टिव एरिया से तो ज्यादा ही रहेगा। तो डीसी हमारा, जब भी हम डीसी फ्लो करते हैं वो रेजिस्टेंस कम होगा, और एसी फ्लो करते हैं वो रेजिस्टेंस हमेशा हमारा ज्यादा होगा। तो मैं ये फाइनली कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होगा एसी का वो हमेशा डीसी के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इफेक्टिव एरिया जो है मेरा, इफेक्टिव एरिया जो है बेटा मेरा यहाँ पर, वो क्या हो जाता है, मेरा इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखना। ऑब्वियसली ये किससे कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, जब हम डीसी बहा रहे हैं तब। तो डीसी में तो इफेक्टिव एरिया और फिजिकल एरिया दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव एरिया और फिजिकल एरिया दोनों सेम रहते हैं, बट इसके साथ में ऐसा नहीं है। समझ में आया बेटा ये बात या नहीं? सबसे पहले ये बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से आप बच्चे ये बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये बहुत बेसिक से मैंने आप लोगों को ये बात बताना शुरू करी है। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बच्चे? आप बताइए। सबको कि एसी बहाने पे इफेक्टिव एरिया कम होगा, एसी बहाने पे इफेक्टिव एरिया ज्यादा होगा, ये पॉइंट कम है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है, अभी मैं स्किन इफेक्ट को बताया हूं यहां पर, बट अभी तक हम लोग रोटर कंडक्टर वगैरह पे बात नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, ठीक है। अब देखो यहां पे, अगर मैं बात करूं, एसी का मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, ठीक है, एसी का मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, डीसी का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां पर साफ कह सकता हूं कि मेरा आर ए सी ज्यादा है आर डी सी से। चलो साहब, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ये जो आर ए सी है, मैं ओनली एसी की बात करूं, अब मैं डीसी से कंपेयर नहीं कर रहा, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मेरा जो रेजिस्टेंस है एसी वाला वो और बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आप खुद देखिए, जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कंडक्टर की सतह पर, ठीक है, कंडक्टर की सतह पर करंट ज्यादा बहेगा, करंट ज्यादा बहेगा, ज्यादा बहेगा। कंडक्टर की सतह पे और ज्यादा करंट बहेगा, मतलब अगर ये कंडक्टर है और इसकी सतह पे पहले मान लो यहां तक करंट बहता था, इतना इतना करंट बहता था सतह पर, इतना करंट बहता था। अब क्या होगा, इतना करंट ना बहते हुए केवल और केवल केवल और केवल थोड़ा सा करंट बहेगा, इतना ही करंट बहेगा, और सतह पे बहने लगेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब मेरा जो इफेक्टिव एरिया है वो भी कम होता रहेगा, और जैसे जैसे इफेक्टिव एरिया कम होता रहेगा मेरा रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो ये बात दिमाग में रखना कि करंट की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, मेरा और सतह पे करंट बह रहा है, और सतह पे बह रहा है। और अगर यही चीज़ मैं उल्टी कह दूं, तो भाई आप देखिए, यही चीज़ मैं उल्टी कह दूं, तो अगर फ्रिक्वेंसी मेरी जीरो है, डीसी है, अगर मेरी डीसी सप्लाई है, फ्रिक्वेंसी जीरो है, साफ है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हमारे को, हमारे टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर मेरा डीसी है
तो क्या है, मैं इतना टेंशन नहीं लूंगा, डीसी है तो क्या करेंगे अपन, डीसी है तो सिंपल रेजिस्टेंस मेरा जो है बेटा वो कम रहेगा, याद रखना, ठीक है। डीसी पर रेजिस्टेंस कम रहेगा, एसी पर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और अगर एसी में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई तो वो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बड़ी सिंपल बात है, होपफुली इतना मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। बताइए आप सबको इतना मैं क्लियर हूँ, यहाँ पे इतना पॉइंट सबको बताना पड़ेगा कि क्लियर है कि नहीं है। बीच बीच में कुछ बच्चे आ जा रहे हैं, आरव बेटा बीच बीच में आप आओगे जाओगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, आप बीच में गायब हो गए थे, फिर कैसे क्लियर होगा इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग अगर देखें, बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि भाई फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी हमारा रेजिस्टेंस और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सतह पे करंट और सतह पे करंट और सतह पे करंट, हमारा जो एरिया है प्रभावी जिसे हम यूज कर सकते हैं वो और ज्यादा कम हो जाएगा। बट डीसी में कोई चिंता का विषय ही नहीं है, जितनी फ्रीक्वेंसी जीरो है हमारा जो है रेजिस्टेंस कम ही रहेगा, वहां पे कम ही। सभी बच्चे इस चीज को बताएं, सभी बच्चे इस चीज को बताएं, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर वाईफाई का नेटवर्क चला जा रहा है भैया, आपका वाईफाई का नेटवर्क जा रहा है, और यहाँ पे जो है आपका बेटा क्या है, क्लास छूट जा रही है, फिर समझने में दिक्कत होगी आपको। अब ये यहाँ पे ये है मेरा बेटा रोटर, ये मेरा रोटर, समझना मेरी बात को, ये मेरा रोटर है, ठीक है, ये मेरा रोटर है, यहाँ पर देखिए आप, ये मेरा रोटर है। एक सेकंड से, आप मुझे बताइए, ये इसी तरीके से तो रोटर के अंदर रहेगा, ये रोटर के अंदर इसी तरीके से तो बेटा क्या रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से कंडक्टर बाहर निकले हुए होंगे, कंडक्टर यहाँ पर बाहर निकले हुए होंगे, ध्यान से देखना, कंडक्टर हमारे यहाँ पर बाहर निकले हुए होंगे, ठीक है, और ये कंडक्टर हमारे यहाँ पे बाहर निकले हुए होंगे, ठीक है, ये कंडक्टर हमारा बाहर निकला हुआ होगा, और इस तरीके से अंदर हमारा डीप बार रोटर लगा हुआ होगा, और ये मेरे रोटर की फोटो है बेटा, और किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये रोटर है, ठीक है। नो डाउट इसके ऊपर स्टेटर होगा, नो डाउट इसके ऊपर स्टेटर होगा, याद रखना, ठीक है। तो स्टेटर बेटा कहाँ होगा, मोटा माटी कहाँ पर होगा स्टेटर, स्टेटर इसके ऊपर स्टेटर होगा, ये स्टेटर होगा यहाँ पे, ये स्टेटर इसके ऊपर होगा, ये स्टेटर होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रोटर के अंदर इस तरीके से डीप बार में क्या रहता है, हमारा कंडक्टर अंदर दबा हुआ रहता है, ऐसे और भी कंडक्टर होंगे, ऐसे और भी कंडक्टर होंगे, ऐसे और भी कंडक्टर होंगे, ये रोटर का बार है, पत्तियां हैं रोटर की, ठीक है, रोटर के कंडक्टर की। तो अब क्या है यहां पर, अगर आप देखें कि ये रोटर की पत्तियां हैं, ठीक है, ये रोटर की पत्तियां हैं, ये रोटर के कंडक्टर अंदर डाले हुए हैं। अब जब हमारा यहां पर आरएमएफ घूमता है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे, ये आपका बेटा रोटर है, और मैं स्टेटर भी यहाँ पर बना देता हूँ, मैं स्टेटर भी यहाँ पर बना देता हूँ, स्टेटर भी बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मान लो ये हमारा रोटर हो गया, ये स्टेटर हो गया हमारा, ठीक है। अब तो क्लियर है स्टेटर का, ये मान लो हमारा स्टेटर हो गया, ठीक है, ये मेरा स्टेटर हो गया, ये मेरा स्टेटर है। जब हम इसको थ्री फेज सप्लाई दे रहे होते हैं, ये इस तरीके से हम लोग थ्री फेज सप्लाई जब दे रहे होते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर आरएमएफ पैदा होता है। थ्री फेज सप्लाई जब हम इसे दे रहे होते हैं तो इसके अंदर आरएमएफ पैदा होता है, आरएमएफ, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड,
एनएस स्पीड से चलता है। और जब ये एनएस स्पीड से चलता है तो ये क्या करता है, कंडक्टर्स को कट करके चलता है, कंडक्टर्स को कट करके चलता है। तो यहाँ पर हमारे पैदा क्या होता है बेटा, ईएमएफ पैदा होता है। और ईएमएफ पैदा होता है, और यहाँ पे हमारा जब ईएमएफ पैदा होता है और करंट पैदा होता है, इस करंट की वजह से एक फ्लक्स, ये देखो यहाँ पे बनेगा, इस रोटर में फ्लक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ये रोटर का फ्लक्स बनेगा, रोटर का फ्लक्स बनेगा, फाई आर रोटर का फ्लक्स बनेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रोटर का फ्लक्स है किसी काम का है? ये तो मेरा आरएमएफ काम का है, पर रोटर का फ्लक्स किसी काम का है? आप क्या कहोगे सर, रोटर का फ्लक्स किस काम का? मतलब रोटर का फ्लक्स देखा जाए तो उल्टा स्टेटर के फ्लक्स को कहीं ना कहीं ये विरोध ही करेगा। तो रोटर का फ्लक्स किसी काम का नहीं है, काम का था वो स्टेटर का फ्लक्स था जिसे लिंक करा के यहाँ पे ईएमएफ पैदा कर दिया। रोटर का फ्लक्स कोई काम का नहीं है। याद करो डीसी मशीन में भी हमने ऐसे ही कहा था कि वहां पे रोटर में जो हमारा फ्लक्स बनता था वो उल्टा वहां पे खराब ही करता था सिचुएशन को, आर्मेचर रिएक्शन कराता था। रोटर का फ्लक्स कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करता एक्चुअली। तो रोटर का फ्लक्स देखा जाए तो इसी को हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। ये क्यों लीकेज बोलते हैं, क्योंकि ये वहीं पे घूमता रहता है, किसी को लिंक नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं है, वहीं एयर गैप में ही कहीं ना कहीं ये मौजूद रहेगा और ये लीक होता रहेगा और ये कुछ लिंक नहीं करेगा, इसका कोई यूज नहीं है। तो रोटर के कंडक्टरों में यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा होगा इसे लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। तो बेटा पूरा माहौल बना रहा हूं, पहले लीकेज फ्लक्स क्या है, कंडक्टर को कैसे लगाते हैं, ये डीप बार रोटर होता है, ये सारी चीजों का माहौल बता रहा हूं। तो अभी समझ में आया आप लोगों को ये पॉइंट कि लीकेज फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होता है। तो जो रोटर के कंडक्टरों में जब करंट पैदा होगा, यहां पर जो हमारा करंट यहां पर बहेगा, जो यहां पर हमारा करंट बहेगा, ये जो करंट हमारा यहां पर बहेगा, ये करंट हमारा बहेगा, ईएमएफ हमारा रहेगा, इसका जो हमारा क्या है बेटा, इसका जो हमारा यहाँ पर करंट और ईएमएफ जो यहाँ पर बहेगा, इसका जो फ्लक्स बनेगा वो होगा लीकेज फ्लक्स। और ये क्या है, वहीं पे वहीं पे वहीं पे बेटा क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने आपने क्या किया, कंडक्टर लगाया, ठीक है। अब ये क्या है, ये रोटर का कंडक्टर है ना, ये यहीं पे घूमता रहेगा, ये यहीं पे घूमता रहेगा, इस तरीके से यहीं घूमता रहेगा रोटर के अंदर। पर हमारा जो मेन फ्लक्स है वो तो हमारा कौन सा है, एनएस, ये लगातार इस तरीके से घूमता रहेगा, खड़ 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 ये लगातार घूमता रहेगा। समझ में आया पॉइंट? इस रोटर के फ्लक्स को हमने क्या नाम दिया है, लीकेज फ्लक्स, क्योंकि ये वही रोटर के कंडक्टरों को ही लिंक करता रहेगा और कहीं पे लिंक नहीं करेगा और इसका कुछ काम नहीं है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना ये बताइए सबसे पहले फटाफट से, सभी बच्चे ये बताएंगे इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं। इतना पॉइंट बेटा आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, फटाफट से सभी बच्चे इस चीज़ को बताएंगे, सभी बच्चे इस चीज़ को बताएंगे इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये क्लियर है ना, मज़े से तुम बेटा डीप बार रोटर की फंक्शनिंग समझ जाओगे, गारंटी है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि इसके आगे तो बस अब थोड़ा सा ही बात रह गई है, फिर इसके बाद ज़्यादा बात नहीं रह गई है। बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। सोच लीजिए, कोई बात नहीं है, सोच लीजिए क्या इसके पीछे का रीजन होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो सब लोगों को बताना पड़ेगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो,
इसे हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, जो रोटर पे डेवलप यहां पर होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम इसे डिटेल में ले जाके पढ़ेंगे। चलो अब हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। जब हम लोग यहां पर 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो क्या होगा, 3 फेज सप्लाई देंगे तो ये जो रोटर का कंडक्टर है कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा, आपका स्लिप होती है 1, जब हमारा NR 0 होता है, स्टार्टिंग में, तो मेरी स्लिप क्या होती है 1। अब मेरी जो स्लिप होती है 1, इसका मतलब जो है वो मेरा FR इजिकल्स टू SFS होता है, तो मेरा FR FS के बराबर होगा। इसका मतलब शुरुआत की मैं अगर बात करूं तो यहां पर रोटर साइड पर जो EMF और करंट पैदा होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब मैं इस रोटर के कंडक्टर को सीधा डायरेक्ट यहां पर ले जाके पढ़ लेता हूं, बेटर रहेगा। ये जो मेरा रोटर का कंडक्टर है, शुरुआत में क्या होगा, ये जो मेरा रोटर का कंडक्टर है, 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 ठीक है। मान लीजिए मैं इसे 3 हिस्सों में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़ रहा हूँ। अब यहां पे ये जो रोटर का कंडक्टर है, जब यहां पे शुरुआत में EMF और करंट पैदा होगा तो फ्लक्स बनेगा। चलो फ्लक्स बना, भाई हमारा यहां पे फ्लक्स बहेगा कि नहीं बहेगा, भाई फ्लक्स बहेगा, यहां पे हमारा इसमें रोटर के कंडक्टर में फ्लक्स बहेगा, ठीक है, रोटर के कंडक्टर में हमारा फ्लक्स बहेगा, इस तरीके से फ्लक्स बहेगा। अब शुरुआत में होगा क्या, मेरे जो ये करंट पैदा हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि शुरुआत में स्लिप मेरी 1 होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, रोटर की भी फ्रीक्वेंसी शुरुआत में 50 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि मैंने सप्लाई में 50 हर्ट्ज दी थी। तो ये जो EMF करंट यहाँ पर मेरे पैदा हो रहे हैं, ये सब 50 हर्ट्ज के ही पैदा होंगे अब शुरुआत में। अब जब ये 50 हर्ट्ज के पैदा होंगे, इससे ये क्या हो रहा है बेटा, हमारा यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है। तो 50 हर्ट्ज पे पैदा होने की वजह से होगा क्या कि मेरा जो यहां पर देखिए आप फ्लक्स बन रहा है, ये जो फ्लक्स बन रहा है, ये जो फ्लक्स बन रहा है, ये जो फ्लक्स बन रहा है, हमारा ये जो करंट है, ये करंट कहीं ना कहीं सतह पे ज्यादा बहेगा। कहां पे बहेगा, सतह पे ज्यादा बहेगा। ये अंदर ना बह के बेटा सतह पे ज्यादा बहेगा, क्योंकि शुरुआत में क्या है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोगों ने बात करी थी ना कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट सतह पे ज्यादा बहना चाहेगा, अंदर नहीं बहेगा। तो अंदर करंट नहीं ज्यादा बहेगा, हमारा सतह पे करंट ज्यादा बहना चाहेगा, जिसकी वजह से रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मेरा शुरुआत में हाई हो जाता है। रोटर का रेजिस्टेंस शुरुआत में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। शुरुआत में रोटर रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रोटर रेजिस्टेंस शुरुआत में हाई हो गया। अब आप कहोगे सर बाद में, अब ये रोटर रेजिस्टेंस तो हाई हो गया, अब आगे जाके ये I²R लॉसेस कराएगा। आगे जाके I²R लॉसेस नहीं कराएगा। एट रनिंग कंडीशन की मैं अगर बात करूं, जब ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, रेटेड स्पीड पकड़ लेगा, तब FR मेरी कितनी होती है लगभग, कभी आपने क्वेश्चंस में देखा होगा 0.02 सॉरी 2 हर्ट्ज ऐसी तो होती है, 2 हर्ट्ज 5 हर्ट्ज ऐसी तो आती है। क्यों आती है, क्योंकि मेरी स्लिप रनिंग कंडीशन में लगभग 0 के बराबर आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 आ जाएगी,
स्लिप जीरो नहीं आएगी पर जीरो के बराबर लगभग आ जाती है, और जीरो के बराबर आ जाती है तो हमारा एफ आर एफ एस होता है, एफ आर एस एफ एस होता है, एस एफ एस होता है। अब जब ये जीरो के करीब है तो फ्रीक्वेंसी भी मेरी जीरो के करीब होगी, और जब फ्रीक्वेंसी जीरो के करीब होगी तो बाद में इस पूरे रोटर में करंट बहेगा और इससे मेरा रोटर का रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। समझ में आया? रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो बाद में आई स्क्वायर आर लॉसेस नहीं होंगे, शुरुआत में होंगे। अब फंक्शनिंग अगर क्लियर है, आराम से 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि फंक्शनिंग में मैंने क्या बताया है। शुरुआत में नॉर्मली 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करंट पैदा होता है वो कुछ इस तरीके का पैदा होता है कि जो स्लिप है आपकी, जो करंट हमारा पैदा होता है वो इस तरीके का पैदा होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस करंट की वो 50 हर्ट्ज होती है। अब जब 50 हर्ट्ज होती है तो ये करंट सतह पे बहना चाहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है। बट आगे जब हम बात करेंगे रोटर रेटेड स्पीड पकड़ लेगा तो अपने आप जो उस करंट, जो वो करंट है वो ऐसा होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग जीरो के बराबर होगी। तो वो डीसी की तरह एक तरीके से हो गया, मैं प्योर डीसी नहीं कहूँगा पर डीसी की तरह एक तरीके से हो गया। फ्रीक्वेंसी कम है तो वो लगभग पूरे करंट पूरे चालक पे बहेगा, जिससे होगा क्या हमारा रोटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और बाद में आई स्क्वायर लॉसेस नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सोचिए सोचिए आप लोग क्या मैंने बताया है। कोई भी प्रॉब्लम होगी पूछिए, आप लोग सोचिए। सबसे पहले तो सोचिए एक एक चीज को कि मैंने क्या कहा है। क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया इसीलिए कुछ बोला नहीं जा रहा? क्या हुआ फटाफट से बताइए। भाई सब लोगों का रिप्लाई चाहिए मेरे को। देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर मैं मान लीजिए फिर आगे पहुंच गया फिर आप कहोगे सर ये क्या लिखवाया है, क्यों लिखवाया है, फिर बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए मैं अभी टाइम देके आपको चल रहा हूं, आराम से समझिए। तो अभी टाइम देके मैं चल रहा हूं, आराम से समझिए। सब समझ में आ गया? चलिए तो देखिए ध्यान से यहां पे देखिए, अगर ये आपको पॉइंट क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है बहुत अच्छी बात है। अब यहां से ही आगे हम एक और बात को करेंगे। देखो ये जो लीकेज फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स रोटर का है, हमें किसी काम नहीं आना। अब ये क्या होता रहता है, ये यहां पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जो मेरा टॉप मोस्ट का फ्लक्स है, जो मेरा फ्लक्स एलिमेंट ए की तरफ से होके जाएगा, यहां से देखिए पूरा हमारा एलिमेंट ए की तरफ से होके जाएगा। ये इसे एयर का रास्ता थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा एयर का रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा।
आपने देखा था वो खांचों में से बाहर निकली हुई थी, खांचों के अंदर से बाहर निकली हुई थी ना पत्ती, वही है एयर, वही है एयर। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये खांचों से बाहर निकली है पत्ती, यहाँ पे खांचों से बाहर निकली है पत्ती। तो अब क्या होगा, जो फ्लक्स बाहर से होके आएगा इस तरीके से, उसे एयर का सामना करना पड़ेगा, उसे एयर का सामना करना पड़ेगा, एयर से सब ट्रेवल होके आएगा। जबकि अंदर एलिमेंट का फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स जो है वो मटेरियल के अंदर से, अब ये सब रोटर के अंदर पड़ा हुआ है ना, आप खुद देखिए, ये सब कुछ क्या है, रोटर के अंदर पड़ा हुआ है ना, ये रोटर के अंदर पड़ा है। तो यह अंदर का जो फ्लक्स है, ये अंदर का जो फ्लक्स है, ये बड़ा सुख के साथ में, देखो ये अंदर का जो फ्लक्स है, ये अंदर का जो फ्लक्स है, ये बड़ा खुश है, ये बड़ा ही खुश है। अंदर का जो फ्लक्स है, ये जो अंदर का फ्लक्स है, ये बड़ा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इसे अंदर मिल रहा है लो रिलक्टेंस पाथ। आप बताओ, अंदर तो मेरा कुछ ना कुछ सिलिकॉन स्टील की कोर यूज हो रही होगी, तो लो रिलक्टेंस दे रही होगी सिलिकॉन की स्टील, और यहां पर इस फ्लक्स को हमें एयर में ट्रेवल करके आना पड़ रहा है। इसको मिल रहा है रिलक्टेंस कैसा, हाई। इसको मिल रहा है रिलक्टेंस कैसा, हाई रिलक्टेंस मिल रहा है। और जब इसे हाई रिलक्टेंस मिल रहा है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो लीकेज फ्लक्स होगा, जो ये लीकेज फ्लक्स होगा, आप मुझे बताओ यहाँ पर लीकेज फ्लक्स मोर नहीं होगा या लेस होगा? आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर मोर होगा कि लेस होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर जो ये जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स वही फ्लक्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये लीकेज फ्लक्स वही वाला फ्लक्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ इसे एयर से गुजरना है तो रिलक्टेंस इसे मिलेगा ज़्यादा, और रिलक्टेंस ज़्यादा मिलता है तो फ्लक्स मेरा कम होगा कि नहीं होगा? लीकेज फ्लक्स हमारा कम होगा कि नहीं होगा? लीकेज फ्लक्स बेटा कम होगा। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, कंफ्यूज करने में बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को। लीकेज फ्लक्स कम होगा क्योंकि एयर का रिलक्टेंस और ज़्यादा होता है। अंदर तो क्या है, बहुत ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा, भर भर के लीकेज, अरे बहुत ज्यादा फ्लक्स होगा अंदर, तो इतना ज्यादा फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो लीकेज कम है, तो फ्लक्स हमारा बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। उससे तो मजा आएगा ना कम कम रिलक्टेंस वाले पाथ में। एक बात बताओ, करंट हमारा ज्यादा कहां एग्जिस्ट करता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, करंट हमारा ज्यादा एग्जिस्ट कहां करता है? जहां कम रेजिस्टेंस होता है। अब यहां पर रेजिस्टेंस कह लीजिए या रिलक्टेंस कह लीजिए, भाई फ्लक्स के लिए तो रिलक्टेंस कहेंगे, तो फ्लक्स का रिलक्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस फ्लक्स को तकलीफ होगी यहाँ पे, यहाँ से जाने में। और जब तकलीफ होगी तो लीकेज फ्लक्स की संख्या मेरी एलिमेंट ए पर कम होगी इन कंपैरिजन टू नीचे वाले पार्ट पर फ्लक्स मेरा ज़्यादा होगा। समझ में आया ये पॉइंट? अब अगर यहाँ पे फ्लक्स मेरा ज़्यादा होगा, आप मुझे बताओ, मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट में एक फॉर्मूला बताया था, L इजिकल्स टू एन फाइव बाई आई। इनफैक्ट अगर कल इंडक्टेंस की क्लास भी आप लोगों ने अगर ली होगी, तब भी मैंने बताया था, जहां पर मेरा लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा वहां पर मेरा लीकेज इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और जहां पर इंडक्टेंस ज़्यादा होगा वहां पर एक्सेल ज़्यादा होगा, और एक्सेल जहां पर ज़्यादा होगा इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। मेरा यहां पर इंडक्टेंस, अब खुद देखो यहां पर, सर अगर ये फ्लक्स लिंक हो रहा होता तो लीकेज फ्लक्स क्या होता? बेटा लिंक हो ही नहीं रहा ना, फिर तो वो यूजफुल फ्लक्स हो जाता। अगर ये फ्लक्स लिंक हो रहा होता तो फिर वो हमारा यूजफुल फ्लक्स हो जाता ना। कोई भी वो फ्लक्स जिसकी वजह से ऐसा कोई ईएमएफ पैदा हो रहा है जो यूजफुल हो, हम बेटा उसे क्या कहेंगे? लीकेज फ्लक्स। सिंपल सी बात है। अगर लिंक हो रहा होता तो यूजफुल फ्लक्स कहते, अगर लिंक हो रहा होता तो हम यूजफुल फ्लक्स कहते। अब आप मुझे बताओ, लीकेज फ्लक्स तो हम खुद ही चाहेंगे ना कम से कम हो। आप मुझे बताइए, लीकेज फ्लक्स तो हम खुद ही चाहेंगे कम से कम हो, क्योंकि रोटर का ये जो फ्लक्स है ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो रोटर का फ्लक्स है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए हम तो हमेशा चाहेंगे कि ये फ्लक्स लिंक ही ना करे, ये फ्लक्स कम से कम लिंक हो। हम तो खुद चाहेंगे कि ये फ्लक्स कम से कम लिंक हो, कम से कम लिंक हो, लिंक कम से कम लीक हो, याद रखना है ना, कम से कम पैदा हो ये फ्लक्स, क्योंकि रोटर का फ्लक्स किसी काम का नहीं है। और जब ये कम से कम चाहेंगे तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर ये एयर आ रहा है, एयर आ रहा है तो मेरा लीकेज फ्लक्स कम हो रहा है। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो इंडक्टेंस मेरा कम होगा, और फिर रिएक्टेंस मेरा कम होगा। ठीक है, अगर फाई कम होगा तो इंडक्टेंस मेरा कम होगा, और फिर मेरा इंडक्टेंस भी क्या होगा बेटा? कम होगा। ठीक है, इंडक्टेंस भी मेरा यहाँ पर क्या होगा? कम होगा।
अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर मेरा लीकेज फ्लक्स बहुत ज्यादा है, यहां मेरा लीकेज फ्लक्स बहुत ज्यादा है, तो जो मेरा एक्सएल है यहां पर, वो मेरा यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सएल है जो मेरा, इंडक्टेंस जो है यहां पर मेरा ज्यादा महसूस हो रहा होगा। खैर, सीधी सीधी सी बात इतनी है कि यहां मेरा जो लीकेज फ्लक्स है, इधर आप देख रहे हैं ना एयर पर, ये मेरा कम है। दैट्स इट। बस हम इससे बहुत खुश हैं कि एयर से, क्योंकि ये होके गुजर रहा है यहाँ पे फ्लक्स, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर उसको हाई रिलक्टेंस पाथ देगा। क्लियर है पॉइंट सबको यहाँ पर या नहीं? ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पेपर पे पूछता है कि ए एलिमेंट पर, मतलब ए लेयर पर कह लीजिए या ए एलिमेंट पर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हमारा मिनिमम लीकेज फ्लक्स होता है ना, सबसे कम लीकेज फ्लक्स हमारा यहीं पे होगा, मिनिमम लीकेज फ्लक्स होगा। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा वो मेरा कहां होगा? बी एलिमेंट पर होगा। ठीक है, लेयर बी एलिमेंट या बी लेयर पर होगा, मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स होगा, हमारा सबसे ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा। कुल मिला के बात इतनी है, ये आपका बेटा ए एलिमेंट है, ये आपका बी एलिमेंट है। मैक्सिमम फ्लक्स लीकेज इधर होंगे, मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स। मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स कोई अच्छी बात नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स, यहां पर ज्यादा फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और यहां पे कम फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, ये अच्छी बात है। हम तो खुद चाहते हैं लीकेज फ्लक्स बिल्कुल ना हो। ठीक है, हम तो खुद चाहते हैं लीकेज फ्लक्स बिल्कुल ना हो। समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? ठीक है, तो शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो करंट है वो बेटा सतह पे ज़्यादा बहेगा और अंदर कम बहेगा, और बाद में ये करंट यूनिफॉर्मली बहता रहेगा। बस इसी तरीके से हम लोग रोटर की वर्किंग करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग रोटर की वर्किंग करते हैं। तो जो ये लीकेज फ्लक्स है यहाँ पे, इस ये मिनिमम होगा और सी पर मेरा लीकेज फ्लक्स मैक्सिमम होगा। बट ये सारा केस, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये शुरुआत तक के लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में तो ये शुरुआत, ये एट स्टार्टिंग टाइम की कहानी है, स्टार्टिंग टाइम की कहानी है। बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में तो हमारा जो करंट है वो पूरे रोटर पे सेम बहेगा, तो पूरे रोटर पर हमारा सेम फ्लक्स रहेगा। ठीक है, बाद में तो कोई इशू ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है बाद में, क्यों इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमारा लीकेज फ्लक्स क्या है बेटा? ज्यादा है, और यहां पर लीकेज फ्लक्स थोड़ा सा कम होगा, तो यहां पर एक्सेल भी मेरा जो है बेटा क्या हो रहा है? कम है, और यहां पर एक्सेल भी मेरा जो है ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, ऊपर एक्सेल कम है, नीचे एक्सेल ज्यादा है, तो हमारा करंट ऊपर ऊपर ज्यादा फ्लो करना चाहेगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक्सेल क्या होता है? ओम, ओम में ही तो वैल्यू दी जाती है एक्सेल की, ओम में ही तो दी जाती है। तो यहां अगर एक्सेल कम है तो मेरा करंट ज्यादा कहां फ्लो करना पसंद करेगा? ऊपर ऊपर ज्यादा फ्लो करना पसंद करेगा, नीचे कम फ्लो करना पसंद करेगा। ये सब शुरू में होगा। अब ऊपर भी कहां पे? सतह में, सतह पर। बाद में क्या होगा? ये जो हमारा फ्लक्स ही है, जो यहां पर करंट है, करंट ये लगभग 0 हर्ट्ज वाला हो जाएगा बाद में रनिंग कंडीशन में। और जब 0 हर्ट्ज वाला हो जाएगा तो फ्लक्स भी हमारा कैसा हो जाएगा? 0 हर्ट्ज वाला। तो ये जो फ्लक्स है ये कोई इंडक्टेंस पैदा ही नहीं करेगा, इंडक्टेंस 0 ओम इंडक्टेंस हो जाएगा। क्योंकि आप याद करो कि जब हमारे 0 हर्ट्ज का फ्लक्स होता था, डीसी फ्लक्स होता था, डीसी फ्लक्स कोई एक्सेल बनाता था क्या? डीसी फ्लक्स का प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। डीसी फ्लक्स हमारा क्या करता था? हमारा डीसी फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता ही नहीं था, तो उसका कोई एक्सेल बनेगा ही नहीं, तब तो हमारा यूनिफॉर्म करंट बहेगा। तो आपसे बाद में पेपर में यह भी पूछ दिया जाता है कि एट रनिंग कंडीशन में पूरे रोटर का इंडक्टेंस कैसा रहता है? सेम इंडक्टेंस, इनफैक्ट सेम इंडक्टेंस, और वो भी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी? एक्सेल की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ओम, क्योंकि बाद में आपका जो फ्लक्स है वो डीसी की जैसा हो जाता है। ये शुरुआत में हमारा ए पर मिनिमम लीकेज फ्लक्स है,
तो मिनिमम लीकेज फ्लक्स है तो मेरा एक्सेल यहां पर कम होगा, तो करंट सबसे ज्यादा ऊपर बहना चाहेगा, और यहां पर एक्सेल मेरा, यहां पर मेरा लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा है तो मेरा एक्सेल ज्यादा होगा, एक्सेल ज्यादा होगा तो करंट यहां पर कम बहेगा। तो देखो ये कहीं ना कहीं मेरा एक पैरेलल सर्किट की तरह काम कर रहा है, पैरेलल सर्किट की तरह काम कर रहा है। पैरेलल सर्किट में क्या होता था, दो तरीके के करंट बहते थे ना पैरेलल सर्किट। अगर मैं आपसे कहूं ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है, तो इसमें क्या कहोगे आप, सर ऊपर एक अलग करंट बहेगा, नीचे एक अलग करंट बहेगा, ये सब पेपर में पूछता है। तो हमारा डीप बार रोटर कैसा काम कर रहा है, पैरेलल सर्किट की तरह काम कर रहा है, जिसमें ऊपर मेरा हाई करंट बह रहा है और नीचे मेरा लो करंट बह रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है, लीकेज फ्लक्स की वजह से। जो लीकेज इंडक्टेंस है वो मेरा ऊपर कम और नीचे ज्यादा बनना है, और बाद में ये सेम करंट फ्लो करेगा थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द रोटर, सेम करंट थ्रू आउट द रोटर, समझ में आया। अब बस इसी चीज को हमें लिखना है, इसी चीज को हमें लिखना है कि सर नोट्स अभी इसी चीज को लिखेंगे। बस मुझे ये सोच के बता दो, इंडक्टेंस वाली बात, सारी बातें ये दिमाग में घुस गई आपके कि नहीं घुस गई। मैंने बहुत कोशिश करी थी ये मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मैं लगातार हर चीज़ बताता हूँ हर सेशन में। अगर आप डेफिनेटली पढ़े होंगे कि लीकेज, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि ये जो लीकेज फ्लक्स है, ये जो लीकेज फ्लक्स है जहां ज्यादा होगा वहां पे इंडक्टेंस भी ज्यादा बनेगा, ठीक है, इंडक्टेंस भी ज्यादा बनेगा। L इजिकल्स टू N∅I होता है, जहां पे फ्लक्स ज्यादा वहां पे इंडक्टेंस ज्यादा, और जहां पे L ज्यादा वहां पे एक्सेल ज्यादा, और जहां एक्सेल ज्यादा होगा वहां पे करंट मेरा जो क्या होगा बेटा, करंट मेरा क्या होगा जो है वो कम हो जाएगा, करंट क्या है जो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये करंट अगर मैं यहां पर बड़े अच्छे से यहां पर लिखूं तो आप देखिए कि एक्सेल मेरा जो ए एलिमेंट का है ऊपर जो है वो सबसे कम है, एक्सेल मेरा बी के से, और अगर एक्सेल में बात करूं सी से, ठीक है, तो सी का सबसे ज्यादा था। अगर यहां पे मेरा एक्सेल ए कम है तो कहीं ना कहीं मेरा जो करंट फ्लो करेगा वो यहां पर ज्यादा करेगा सी के कंपैरिजन, बी के कंपैरिजन में, और यहां पर ये मेरा है सी के कंपैरिजन में। समझ में आया पॉइंट। तो मेरा जो करंट है वो बेसिकली ज्यादा फ्लो करेगा, करंट बेसिकली ज्यादा फ्लो करेगा मेरा एक्सेल पर, याद रखिएगा, मेरा ए वाले एलिमेंट पे ज्यादा फ्लो करेगा। बट ये सारी चीजें बेटा स्टार्टिंग की कहानी है, ये सब स्टार्टिंग की कहानी है, ठीक है। बाद में तो क्या हो जाएगा, जब रेटेड स्पीड पकड़ लेगा, ये तब की कहानी है जब मेरा एफ आर और एफ एस, मतलब फ्रीक्वेंसी जो रोटर की है और सप्लाई की वो बराबर होती थी। और रनिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, मेरी जब एफ आर लगभग 0 हर्ट्ज के बराबर होती है, एफ आर जब लगभग 0 हर्ट्ज के बराबर होती है तो क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, मैं इसे यहाँ पर थोड़ी सी मिटा देता हूँ। एफ आर जब मेरी क्या होती है 0 हर्ट्ज के बराबर होती है, तो यहाँ पर जो एफ आर 0 हर्ट्ज के बराबर होती है वो क्या बताओगे आप, वो क्या बताओगे आप बेटा, कि इस समय जो मेरा आई ए है वो आई बी, पहली चीज तो जो इंडक्टेंस है 0 हर्ट्ज पे बेटा इंडक्टेंस कुछ बनता ही नहीं है, डीसी पे इंडक्टेंस कुछ बनता है क्या, 0 ओम। तो ऊपर का इंडक्टेंस ज्यादा, नीचे का कम, बीच का उससे कम, ये सब कहानियां खत्म, अब सब कहानियां खत्म। अब चाहे ऊपर का हिस्सा देख लो, बीच का हिस्सा देख लो, सब जगह करंट बराबर बहेगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया सबको। प्लीज एक बार लास्ट फाइनल, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे ही, समझ में आया या नहीं आया ये बताइए फटाफट। ईमानदारी से सभी लोग देखिए, ईमानदारी से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबको। केवल एक, बाकी के बच्चे क्या हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पे अगर हम लोग बात करें, अब नोट्स की बात कर लेते कि सर हम लिखें क्या, हम लिखें क्या यहाँ पे, ठीक है, लिखें क्या। तो लिखने के लिए आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, लिखने के लिए आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है।
आइए देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, लिखे हम लोग। क्लियर है ना सबको? डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बता दो बस फटाफट से। अब ये भैया जिसका नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, अब भाई एक बार आप लोग रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी को लिखने वाले हैं डीप बार रोटर में। चलिए डीप बार रोटर को लिखेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर नोट्स देखते हैं। पहले मैं आपको नोट्स से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको नोट्स से क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखना। और हिंदी में भी लिखवाऊंगा क्योंकि ये आप लोगों को नहीं तो दिक्कत देगा फिर बाद में, ठीक है। ये वरना आपको बाद में दिक्कत देगा। देखिए देखिए ये कहानी जो है शुरू होती है बेटा रोटर से। बेसिकली ये कहानी शुरू होती है रोटर से। रोटर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, स्क्विरल केज, स्लिप रिंग। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्क्विरल केज रोटर की, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्क्विरल केज रोटर की, स्क्विरल केज रोटर की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो स्क्विरल केज रोटर के बारे में क्या है जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 से 2 गुना टाइम्स ऑफ रेटेड टॉर्क होता है इसका, स्क्विरल केज का। और हाई स्टार्टिंग करंट विल बी टेकन, सो ऑन इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस स्क्विरल केज विल इंक्रीज द टॉर्क ऑफ रोटर एंड स्टार्टिंग करंट डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ध्यान से।
स्क्विरल केज रोटर जो है, स्क्विरल केज रोटर जो है, स्क्विरल केज रोटर ये क्या करता है बेटा, स्क्विरल केज रोटर जो है वो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा टॉर्क लेता है शुरुआत में, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा टॉर्क देता है रेटेड टॉर्क का शुरुआत में, ठीक है। तो लिखेंगे इस चीज़ को, दिस टाइप ऑफ रोटर, ये प्रकार का रोटर, ये प्रकार का रोटर, यह प्रकार का रोटर शुरुआत में हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है, शुरुआत में 2 से 1.5 गुना टाइम्स रेटेड टॉर्क देता है, रेटेड टॉर्क देता है, शुरू से 2 से 1.5 गुना टाइम्स रेटेड टॉर्क देता है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ प्रॉपर इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखी हुई है कि स्टार्टिंग टॉर्क इज 1.5 to 2 times ऑफ रेटेड टॉर्क एंड हाई स्टार्टिंग करंट विल बी टेकन, और शुरुआत में हाई स्टार्टिंग करंट भी लिया जाता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टर लगाते हैं, ठीक है, और हाई स्टार्टिंग करंट भी, और हाई स्टार्टिंग करंट भी लिया जाता है, करंट भी लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये करंट लिया जाएगा, हाई स्टार्टिंग करंट लिया जाएगा तो क्या होगा बेटा, हाई स्टार्टिंग करंट लिया जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम स्टार्टर लगा देंगे। पर जब हम आगे जाते हैं और हम इसमें रेजिस्टेंस ऐड करने की सोचें ताकि हमारा टॉर्क बढ़ाया जा सके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इसका टॉर्क बढ़ाऊं तो मुझे रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और उससे टॉर्क मेरा बढ़ जाएगा, उससे टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। पर मेरा जो टॉर्क बढ़ जाएगा उससे मेरा लॉस क्या हो जाएगा बेटा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में टॉर्क बढ़ाने के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, तब टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। पर इससे एक और इशू है कि हमारा जो लॉस है, रोटर लॉस है, पर रोटर लॉस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। I²R2 हमारा ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, तो सो ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पर ऑफ स्क्विरल केज वी इंक्रीज टॉर्क ऑफ रोटर, टॉर्क ऑफ रोटर एंड डिक्रीजेज स्टेटर करंट, एंड डिक्रीजेज स्टेटर करंट, और स्टेटर करंट डिक्रीज हो जाएगा, स्टेटर करंट हमारा क्या हो जाएगा भाई, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड स्टेटर करंट डिक्रीजेज, ठीक है। क्योंकि हमारा रोटर करंट डिक्रीज करेगा भाई, रोटर पे जो करंट है मेरा कहीं ना कहीं E2/R2 हो जाएगा। मैं अगर इम्पीडेंस को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दूं, अगर ये मेरा बढ़ जाएगा तो रोटर रेजिस्टेंस मेरा घट जाएगा, और जब रोटर का करंट मेरा घट जाएगा तो स्टेटर का भी करंट घट जाएगा, ठीक है। परंतु प्रॉब्लम यह है कि लॉस तो मेरा फिर भी बढ़ ही जाएगा, लॉस तो मेरा फिर भी बढ़ ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि स्क्विरल केज का डिजाइन चेंज करते हैं। अब आप कहोगे कि सर डिजाइन चेंज करने में भी तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बेटा स्क्विरल केज का अगर आपको याद हो, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, एंड रिंग से शॉर्ट होती थी ये, एंड रिंग से, और जब एंड रिंग से शॉर्ट होती थी तो एक बार अगर आपने स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ कर दिया तो वो पूरे टाइम रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ रहेगा, बाद में आप रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते, बाद में आप रेजिस्टेंस बढ़ा के हटा नहीं सकते। सर स्क्विरल केज रोटर में रेजिस्टेंस कहां ऐड कर सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, पर हम रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना चाहें, मतलब शुरुआत में ही बढ़ा के रखना चाहें, मैं यही तो बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यही बात बोल रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं यही को कह रहा हूं कि मैंने मान लो रेजिस्टेंस रोटर के बाहर का बढ़ा के रखा, मैंने शुरुआत में ही भाई वो ये जो कंडक्टर थे, ये शुरुआत में ही मैं इस
रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा के रख रहा हूं। मान लो शुरुआत में ही मैं इसे बढ़ा के रख रहा हूं, शुरुआत में ही मैं इसे बढ़ा के रख रहा हूं, रोटर के रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा के रख रहा हूं शुरुआत में। ये जो रोटर का रेजिस्टेंस है मैं शुरुआत में ही इसे बढ़ा के रख रहा हूं, शुरुआत में ही, और एंड रिंग से शॉर्ट कर दिया। बाद में ऐड कर ही नहीं रहा ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूं बाद में ऐड नहीं कर रहा। तो आपका क्या होगा, पूरी प्रोसेस में शुरू से लेके लास्ट तक, शुरुआत में नहीं पूरी लास्ट तक ये रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ रहेगा। आप फिर इसको चेंज थोड़ी कर सकते हो, स्क्विरल केज में रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं कर सकते, तो आपका ये रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होगा ही नहीं, मतलब कम होगा ही नहीं, बाद में ये कम होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए इसका डिजाइन चेंज करते हैं, और डिजाइन चेंज करने पे आपने देखा था ना कि शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा मिल जाता था और बाद में रेजिस्टेंस कम मिलता था डिजाइन चेंज करने पे। यही हो रहा था कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? इसीलिए तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा के नहीं इसे वो कर रहे हैं, टॉर्क बढ़ा रहे हैं, कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि नहीं यार शुरुआत में रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो बाद में कम कर लेंगे। बाद में कम करने का स्कोप ही नहीं है ना, ठीक है, बाद में कम करने का स्कोप ही नहीं है। तो स्क्विरल केज रोटर के डिजाइन में जब हम चेंज करते हैं तो डबल केज रोटर और डीप बार रोटर हमारा ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो टू इंप्लीमेंट हाई रेजिस्टेंस, इस हाई रेजिस्टेंस को लागू करने के लिए, 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 ठीक है, हाई रेजिस्टेंस को लागू करने के लिए अब ये हाई रेजिस्टेंस को लागू करना है हमें, तभी तो रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ पाएगा। तो हमने क्या कर दिया, वी चेंज द डिजाइन ऑफ रोटर, है ना, हमने रोटर की डिजाइन क्या कर दी, हमने रोटर की डिजाइन चेंज कर दी, रोटर की डिजाइन चेंज कर दी, हमने रोटर की डिजाइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दीज बोथ डिजाइन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्किन इफेक्ट। तो ये दोनों डिजाइन स्किन इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। सिंपल सी कहानी है, ये पूछेगा आपको, है ना। और हर एक चीज लिखना, मैंने वो जो पैरेलल सर्किट वाली बात कही थी वो भी लिखना, है ना, बाद में वो सर्किट में सेम करंट रहेगा वो भी लिखना, ये एक चीज क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर डीप बार रोटर की बात करी, ये बार बेटा कुछ इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। तो डीप बार रोटर की बात करी तो इस टाइप के रोटर में जो डेप्थ ऑफ द स्लॉट है प्लेस्ड इन द रोटर इज डीपेंड एंड आर सॉलिडली शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ द एंड्स विद द सुटेबल एंड रिंग। ये कह रहा है कि इस प्रकार के रोटर में, मैं हिंदी में भी बता के चल रहा हूं, इस प्रकार के रोटर में जो गहराई है खांचों की वो ज्यादा रखी जाती है। आपको मैंने बोला था ना कि गहराई बेटा ज्यादा नहीं होगी तो ये अंदर तक कैसे जाएगा, ये अंदर तक कैसे जाएगा, गहराई ज्यादा रखी जाती है खांचों की, ताकि हम यहाँ पर पत्ती डाल सकें, ताकि हम यहाँ पर क्या डाल सकें, पत्ती डाल सकें, ये पत्ती डाल सकें हम यहाँ पे। गहराई खांचों की ज्यादा रखी जाती है और फिर इन्हें आपस में क्या कर दिया जाता है, कंडक्टर को शॉर्ट कर दिया जाता है सॉलिड रिंग से। मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट में बाहर निकाल के कंडक्टर कैसे शॉर्ट कर दिया जाता है। ये बात अपनी हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल जाते हो आप लोग बेटा बहुत जल्दी, है ना। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट करा जाएगा, इसको बाकायदा शॉर्ट सर्किट किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये क्या कर दिया, एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये ठीक है, सब एंड रिंग से शॉर्ट कर दिया। तो इसे बाद में हम लोग क्या करते हैं, एंड रिंग से शॉर्ट कर देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रोटर, इस प्रकार के रोटर में जो रोटर कंडक्टर या रोटर बार है उसे 3 लेयर में हम पढ़ते हैं। पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, तीसरी लेयर सी, ठीक है। अब यहां पर देखिए द टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊंची लेयर होती थी, जो ऊपर की लेयर होती थी ए, बॉटम की लेयर होती थी बी, और बॉटम की लेयर होती थी बी, और सबसे नीचे वाली लेयर को हम लोग सी से प्रदर्शित करते थे, ठीक है, सी से प्रदर्शित करते थे। एट ए लेयर ड्यू टू मिनिमम लीकेज फ्लक्स, लीकेज इंपीडेंस इज देयर। तो याद रखिए यहां पर क्या कह रहा है ये कि ए लेयर पर, एट ए लेयर पर, क्योंकि मिनिमम लीकेज फ्लक्स होता था वहां पे, मेरा फ्लक्स ही लीकेज मिनिमम होता था वहां पे, लीकेज फ्लक्स ही मेरा मिनिमम होता था, तो मेरा क्या है, मिनिमम लीकेज इंपीडेंस इज देयर। वहां पे मिनिमम लीकेज इंडक्टेंस कह लो या इंपीडेंस कह लो वहां पर मौजूद था। अगर आपको याद हो सबसे ऊपर मिनिमम इंडक्टेंस था पर लीकेज भी मेरा वहां पे मिनिमम था। क्यों था? क्योंकि रिलक्टेंस ज्यादा था,
बॉटम लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर सी जो थी, सी पर मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स था, तो उसका मैक्सिमम लीकेज इंडक्टेंस भी होगा, तो उसका मैक्सिमम लीकेज इंडक्टेंस भी होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के दौरान फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई बराबर रहती थी। आपको मैंने बताया था ये भी 50 हर्ट्ज रहेगी, ये भी 50 हर्ट्ज रहेगी। तो क्या होता था कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ध्यान से देखेंगे यहां पे बच्चे, सबसे नीचे वाली जो लेयर है, बॉटम लेयर, ये हमारी क्या करती थी, इस समय ज्यादा इंपीडेंस देती थी, ज्यादा हमें इंडक्टेंस देती थी। किसके फ्लो के लिए? करंट के फ्लो के लिए। तो करंट मेरा टॉप लेयर पर, ए पर ज्यादा फ्लो करता था, और हमारा जो सबसे कम करंट फ्लो करता था वो बेटा सी लेयर पर करता था, सबसे कम करंट सी लेयर पे करता था। तो इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख देता हूं कि शुरुआत में ए पर लीकेज फ्लक्स कम होगा, तो उसका लीकेज इंडक्टेंस भी कम होगा, ठीक है, तो उसका लीकेज इंडक्टेंस भी कैसा होगा बेटा? कम होगा। ठीक है, अर्थात यहां पर जो करंट है, अर्थात ए पर करंट अधिक होगा, जबकि सी पर करंट कम होगा, बेटा क्या होगा? कम होगा। क्योंकि सी पर जो लीकेज फ्लक्स है, आपको याद होगा वो ज्यादा था, तो हमारा एक्सेल जो सी का था वो भी ज्यादा होगा, तो मेरा वहां पर जो करंट है वो कम हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा करंट बट रहा है, कहीं ना कहीं करंट हमारा बट रहा है। क्लियर है इतना पॉइंट? एक बार पढ़ के बताइए, और हाँ या ना करिए, फटाफट से पढ़ के बताइए यहाँ पर क्लियर है कि नहीं क्लियर है पॉइंट, ये बताइए पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये बताइए पढ़ के फटाफट से, पॉइंट क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बॉटम लेयर सी ऑफर मोर इंपीडेंस, जो बॉटम लेयर है वो हमारी ज्यादा इंपीडेंस लगा रही है, किसको? करंट को, टू फ्लो द करंट देन टॉप लेयर के कंपैरिजन में। तो हमारा देयरफॉर मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द टॉप लेयर, ऊपर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वाइल द मिनिमम करंट फ्लो थ्रू द बॉटम लेयर, नीचे से हमारा ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें, ये हमारा, पर जब रनिंग कंडीशन की बात आएगी, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है कि जब यहां पर रनिंग कंडीशन की बात आएगी, तो जो स्लिप की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है रोटर की, वो क्या हो जाती है? बहुत स्मॉल हो जाती है। आपने देखा होगा एस मेरी लगभग 0 के बराबर हो जाती है, तो स्लिप की वैल्यू स्मॉल हो जाती है, तो मेरी जो रिएक्टेंस है सारी लेयर की वो भी कम हो जाती है। सारी लेयर की जो एक्सेल हमारी बन रही है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी, भाई रनिंग कंडीशन में मेरी फ्रीक्वेंसी रोटर की क्या होगी? 0 हर्ट्ज के बराबर आएगी, और 0 हर्ट्ज के बराबर आएगी तो एक्सेल भी मेरा लगभग 0 ओम के बराबर पहुंचेगा। ठीक है, तो 0 ओम के बराबर पहुंचेगा, मतलब कि कम होता जाएगा एक्सेल कम होता जाएगा एज कंपेयर टू लेयर रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इंपीडेंस ऑफ ऑल द लेयर बिकम इक्वल, तो सारी लेयर के जो इंपीडेंस है वो बराबर हो जाएंगे, और करंट फ्लो इक्वल इन ऑल लेयर, और सारी लेयर में करंट इक्वल फ्लो करेगा, टॉर्क विल बिकम नॉर्मल एट रनिंग कंडीशन।
तो जब सब में इक्वल करंट फ्लो करेगा मतलब कि जो सामान्य रेजिस्टेंस है, पहले तो क्या हो रहा था कि स्किन इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा हो जा रहा था, अब क्या है रनिंग कंडीशन में डीसी जैसा एक माहौल बन गया है क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई है, तो समान करंट फ्लो करेगा ऊपर से नीचे तक और रेजिस्टेंस भी समान लगेगा ऊपर से नीचे तक। पहले तो ऊपर जो है हमारा इंपीडेंस ज्यादा लगता था, नीचे ऊपर इंपीडेंस कम लगता था, नीचे ज्यादा लगता था, ठीक है। तो अब क्या है, समान करंट बहेगा पूरी लेयर में। इन दिस ऑल लेयर वर्क एज अ पैरेलल रेजिस्टेंस। इसमें जो लेयर है एक तरीके से देखा जाए तो पैरेलल रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ऊपर करंट ज्यादा बहा के नीचे करंट कम बहा के। जो ये लेयर है ए बी सी हमने परत मानी थी ना, तो ए पे कम बह रहा था करंट, ए पर ज्यादा बह रहा था करंट और नीचे कम बह रहा था। तो एक तरीके से जितनी भी रोटर की लेयर है सब कैसे पैरेलल रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं, ठीक है। आफ्टर रनिंग ऑल लेयर वर्क एज अ सीरीज सर्किट, जबकि रनिंग कंडीशन में सारी की सारी लेयर सीरीज सर्किट की तरह काम कर रही है, सीरीज सर्किट की तरह काम कर रही है। क्लियर है इतना पॉइंट सबको? ये बात दिमाग में डाल लीजिए। चलिए यहां पर इतना पॉइंट क्लियर है, जो लिखा है वो क्लियर है कि नहीं है ये जरूर बताइए आप लोग, ये जरूर बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम है, इसको अगर हिंदी में लिखवाना है तो बताएं फटाफट से, इसको अगर हिंदी में लिखवाना है तो बताइए फटाफट से, इसको अगर हिंदी में लिखवाना है बेटा तो बताइए जल्दी से, इसको अगर बताइए हिंदी में लिखवाना है तो बात बताइए फटाफट से बेटा, हिंदी में लिखवाना है तो बताएंगे। क्लियर है? तो आइए मैं इसे बोल देता हूं हिंदी में, आप लोग लिख लीजिएगा कि रनिंग कंडीशन में, आप लोग लिख लीजिएगा, रनिंग कंडीशन में स्लिप और फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत कम हो जाती हैं, जिनके कारण से एक्सेल रिएक्टेंस मेरा कम हो जाता है और पूरे रोटर के बार का इंपीडेंस लगभग समान हो जाता है, जिसकी वजह से समान करंट पूरे रोटर के बार में फ्लो करता है और समान ही रेजिस्टेंस पूरे रोटर बार का हो जाता है। शुरुआत में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा रोटर का बार एक पैरेलल रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। ऊपर करंट ज्यादा बहा के नीचे करंट कम बहा के पैरेलल रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, जबकि रनिंग कंडीशन में रेटेड स्पीड के पहुंचने पर सारी लेयरें समान करंट बहाती हैं, मतलब कि सीरीज सर्किट जैसा काम करती हैं सारी लेयर्स। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है तो बताएं, यहां पर इतना पॉइंट क्लियर है तो बताइए। सबसे पहले इतना पॉइंट क्लियर है बेटा तो बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है तो बताइए बराबर से बेटा। इतना पॉइंट क्लियर है तो बताइए। हाँ, वीडियो देखकर ही लिखना है, बट कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं वो बताइए। लिखना तो वीडियो देखकर ही लिखेंगे, बट कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है वो मुझे सब लोग बताइए, ताकि क्लास हम लोग यहां पर अपनी एंड करेंगे, क्लास हम लोग यहां पर अपनी एंड करेंगे, क्लास हम लोग अपनी यहां पर एंड करेंगे, क्लास हम लोग यहां पर अपनी एंड करेंगे। बताइए फटाफट से। क्लियर है सबको? ये सबको ये क्लियर है बेटा? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, प्रशांत क्लियर है आपको? चलिए, तो ये आप डीप बार रोटर बेटा अच्छे से डायग्राम बना के आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल केज रोटर और बाकी के पॉइंट्स सब क्लियर कर। देखो, एक बार डीप बार रोटर क्लियर है तो डबल केज रोटर भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। डबल केज रोटर भी आपको क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर हो जाएगा। डबल केज रोटर क्या है? डीप बार रोटर के जैसा ही है, उसमें बस हम लोग थोड़ा सा आकार बदल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए और कल भी हम लोग क्लास करेंगे,
ठीक है।